जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म को। अर्थ्स मैग्नेटिज्म का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इस वीडियो में आज। अब देखिए अर्थ्स मैग्नेटिज्म है क्या। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या जानते होंगे कि जब भी किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब मान लीजिए ये मैग्नेट है, हम इसको बीच से धागे से बांधते हैं और फ्रीली लटका देते हैं। जब हम इसको लटकाते हैं तो लटकाने पे क्या होता है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाके स्टे करती है, बट थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में। ऐसा क्यों? इसके अलावा अगर हम किसी और मटेरियल की बात करें, मैग्नेट ना हो और हम उसको फ्रीली सस्पेंड करें तो वो कभी भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाके स्टे कर सकती है, बट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं है। मैग्नेट जब भी स्टे करेगी तो किस में करेगी? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रेस्ट में आती है। ऐसा क्यों? दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा है जो उसको हर बार नॉर्थ और साउथ में ले जा रहा है। इसके अलावा जब वो नॉर्थ और साउथ में स्टे करती है तो हम ये भी देखते हैं कि जो नॉर्थ होता है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ जाके ठहरता है और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ। चलिए ठीक है, नॉर्थ और साउथ में वो ठहर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ और साउथ आपस में बार बार बदल जाए, लेकिन नहीं, हर बार क्या होता है, हर बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ और मैग्नेट का साउथ हर बार अर्थ के साउथ की डायरेक्शन में जाता है। तो ये एक एविडेंस ऐसा है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि कहीं ना कहीं अर्थ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण जो मैग्नेट है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाके बार बार रुकती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पजेस्ड बाय अर्थ, अर्थ के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ्स मैग्नेटिज्म की तो केवल एक एविडेंस काफी नहीं है, केवल एक एविडेंस काफी नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि अर्थ में मैग्नेटिज्म होता है। केवल एक एविडेंस के बेस पे तो हम नहीं कह सकते, हमें और भी एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। अगर हम और भी एविडेंसेस की बात करें तो और भी एविडेंसेस में क्या है, जैसे फर्स्ट हमने बात करी कि फर्स्ट एविडेंस हमारे पास क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड एविडेंस ये भी हो सकता है कि जब भी हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं, जब भी हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो देखिए आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है कि जब मैग्नेट को आप कहीं पे रखोगे तो मैग्नेट क्या करेगी, ये अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। बट कभी कभी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नेट से कुछ डिस्टेंस पे हमको कुछ मैग्नेटिक कुछ पॉइंट ऐसे भी मिलते हैं जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। हम इस मैग्नेट से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या होगा, कुछ मैग्नेट पॉइंट हमको ऐसे मिलने लगेंगे जहां पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा जिस पॉइंट पे अर्थ के, उस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर हम बात करें तो सेकंड एविडेंस होता है न्यूट्रल पॉइंट नियर मैग्नेट, पॉइंट नियर एनी मैग्नेट। हर मैग्नेट के पास कुछ ना कुछ हमें न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। और देखो न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना तभी पॉसिबल है, अब किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए हमने यहाँ पे मैग्नेट रख दी, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये पॉइंट न्यूट्रल कब हो सकता है, जब इस पॉइंट पर दो इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहे हो। एक फील्ड तो मैग्नेट का है, दूसरा फील्ड यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसके इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कह पा रहे हैं। तो हर मैग्नेट के पास हमें कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। इन पॉइंट का एग्जिस्टेंस हमको ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है, हो ना हो मैग्नेट के पास मैग्नेट के अलावा कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड एविडेंस की तो कभी कभी अगर हम बात करें किसी आयरन पीस की, बरीड इनसाइड अर्थ मैग्नेटाइज्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई लोहे का टुकड़ा, कोई आयरन पीस जमीन के अंदर गाड़ दें तो कभी कभी उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट हो जाता है या वो मैग्नेटाइज होने लगता है।
और आपने ये पढ़ा है कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज तभी होगा जब उसके ऊपर हैवी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। दैट मीन्स अगर हमने इसको अर्थ के अंदर गाड़ दिया और ये मैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसके मैग्नेटाइज होने का सीधा मतलब है कि अर्थ के पास भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, और इन्हीं 3 एविडेंसेस के बेस पे हम कह सकते हैं कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड दोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब देखिए, अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हैं, 2 अलग अलग साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है गिलवर्ट का और एक है ग्रोवर का। एक गिलवर्ट का है और एक ग्रोवर का। दोनों कॉन्सेप्ट जरा अलग अलग हैं। अगर हम गिलवर्ट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो गिलवर्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू द गिलवर्ट, अगर अर्थ की बात करी जाए तो अर्थ के सेंटर पे एक पावरफुल मैग्नेट है। उन्होंने क्या माना कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में इसका जो मैग्नेटिज्म है वो केवल इस कारण से है कि इसके सेंटर पे ये देखिए इस टाइप से एक पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है, एक पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है। और जो ये मैग्नेट इसके सेंटर पे रखा है गिलवर्ट के अकॉर्डिंग, उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, और जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यानी कि जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर, उसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है और उसका नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में कुछ फॉल्ट्स भी हैं। क्या फॉल्ट है कि अगर हम ये मान भी लें गिलवर्ट के अकॉर्डिंग कि अर्थ के सेंटर पे मैग्नेट रखा हुआ है, तो ये पावरफुल मैग्नेटाइज हुआ कैसे? इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें अर्थ के सेंटर की, तो हमको मालूम है अर्थ के सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई है, और इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। इसके हिसाब से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जानी चाहिए, बट ये फिर भी मैग्नेटाइज है। लेकिन हम इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम केवल ये मान के चलते हैं कि अर्थ के सेंटर पे एक पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है जिसके कारण ये अर्थ मैग्नेटाइज हो रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रोवर का। अगर हम ग्रोवर के कॉन्सेप्ट से बात करें तो ग्रोवर ने ये बोला कि अर्थ के अंदर मैग्नेट नहीं है, बट जब हम अर्थ की बात करते हैं तो सन से आने वाली लाइट सबसे पहले अर्थ के इक्वेटर रीजन पे पड़ती है, और इक्वेटर रीजन की एयर जो होती है वो गर्म होकर पोल्स की तरफ मूव करने लगती है, और पोल्स की जो ठंडी एयर है वो इक्वेटर पे आने लगती है। इस टाइप से अर्थ के इक्वेटर और पोल्स के बीच में करंट का एक एयर का एक कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाता है, जिस कन्वेक्शन करंट के कारण अर्थ मैग्नेटाइज हो गई। क्लियर? बट कॉन्सेप्ट कोई सा भी हम यूज करें, चाहे ग्रोवर का कॉन्सेप्ट यूज करें या गिलबर्ट का कॉन्सेप्ट यूज करें, फाइनली हमको फाइंड अर्थ मैग्नेटिज्म ही करना है। अब देखिए, इस अर्थ मैग्नेटिज्म की हम जब बात कर रहे हैं कि इसके सेंटर पे पावरफुल मैग्नेट रखा है, तो अब कुछ फैक्ट हैं जिन फैक्ट की बात हम कर लेते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म। फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म। अब देखिए, अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हम फैक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्ट हैं? नंबर 1, अगर हम बात करें तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है और साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। क्लियर? अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को, अर्थ के जो ज्योग्राफिक पोल्स हैं, अगर हम ज्योग्राफिक पोल्स की बात करें, मान लीजिए ये ज्योग्राफिक पोल है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर? जैसे अर्थ के पोल्स की बात करिए तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो इनको ज्वाइन करती हुई जा रही है ज्योग्राफिक पोल्स को, इस लाइन को बोला जाता है ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर? अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है जो हम कंसीडर कर रहे हैं, उस मैग्नेट के पोल्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन जाती है, उस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? इसके अलावा
अगर हम बात करें कि हम अर्थ को उसके ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करते हैं तो ये जो आता है दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्लियर? और अगर हम अर्थ को उसके मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हम उसको डिवाइड करते हैं देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर दो पार्ट में कट कर दो तो ज्योग्राफिक इक्वेटर मिलता है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर देते हो देन मैग्नेटिक इक्वेटर मिलता है। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, तो अर्थ की जो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस हैं इनके बीच एक एंगल है, ये एंगल देखिए दोनों कोइंसाइड नहीं करती, दोनों एक्सिस कभी कोइंसाइड नहीं करती और दोनों एक्सिस के बीच एक एंगल क्रिएट होता है, वो एंगल जो आपका है लगभग 11.5 डिग्री है। कितना है? 11.5 डिग्री। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो अब यहां पर देखिए ये ज्योग्राफिक इक्वेटर हो गया, मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। अब अगर हम इसको ज्योग्राफिक इक्वेटर से कट कर दें अर्थ को तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। जब हमने अर्थ को कट किया तो जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आएगा और जो नॉर्थ पोल है वो साउदर्न हेमीस्फीयर में आएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर हम अर्थ को उसकी ज्योग्राफिक एक्सिस से कट करते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, क्लियर, इसकी ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, जब हम इस एक्सिस से कट करेंगे दो पार्ट में तो यहाँ पे देखो इस टाइप से हमको सरफेस मिलेगी, एक प्लेन, ये प्लेन सरफेस मिलेगी इस टाइप से। जैसे हम नींबू बीच में से काटते हैं तो नींबू की एक प्लेन सरफेस बन जाती है, इसी टाइप से जब हम इसको काटेंगे तो ये एक प्लेन सरफेस हमको बनी हुई दिखाई देगी। ये जो सरफेस आपको मिलेगी काटने पे, इस सरफेस को आप बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। जैसे हमने इसको कट किया तो ये एक हमको सरफेस मिलेगी, क्योंकि ज्योग्राफिक एक्सिस से हमने इसको कट किया है, देन इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। अगर हम इसको मैग्नेटिक एक्सिस से कट करते हैं दो पार्ट में, तो मैग्नेटिक एक्सिस से कट करने पे क्या होता है, आपको फिर से एक प्लेन सरफेस मिलती है, दैट सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? तो फैक्ट हमने क्या क्या बात करें, मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर जो ग्रेट सर्किल बनता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक एक्सिस को ज्वाइन करने वाली लाइन ज्योग्राफिक पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ज्योग्राफिक एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर जो हमको ग्रेट सर्किल एक दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर कट करते हैं तो जो प्लेन सरफेस मिलती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक एक्सिस से परपेंडिकुलर कट करने पे जो हमको मिलती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? इसके अलावा मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो साउदर्न हेमीस्फीयर में होता है और साउथ पोल नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होता है। पोल्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं अर्थ के ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक पोल्स। ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एक एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड दैट इज अबाउट 11.5 डिग्री। क्लियर? मूव करते हैं आगे, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। अब देखिए अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए तीन एलिमेंट यूज किए जाते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट बाय विच वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। देयर आर 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर? सेकेंड इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डिप और एंगल ऑफ डिप। एंड थर्ड इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। Clear? These are the elements by using which we can describe or we can find the magnetism of earth.
अब देखिए अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर बात करी जाए तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अबाउट 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, ये अभी तक जो एवरेज फाइंड किया गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज अबाउट कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि अर्थ के पास ही मैग्नेटिज्म है, और भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास मैग्नेटिज्म है। और प्लैनेट्स ही नहीं, अगर हम बात करें जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम बात बोलते हैं मिल्की वे, अगर एवरेज की बात करें, जो इस रिसर्च हुई है, जो स्टडीज हुई हैं, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अबाउट 2 इंटू 10⁻⁻12 टेस्ला। क्लियर। ये वैल्यूज आती हैं लगभग जब हम कैलकुलेट करते हैं तब, लेकिन हमें भी इनसे कोई मतलब नहीं है। आज हम केवल बात करने वाले हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए ये 3 एलिमेंट हैं जिनको यूज करके हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, और हम उसी पे आते हैं। अब देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब देखिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जैसे अभी हमने बात करी कि अर्थ को अगर हम कट करें तो हमको क्या मिलता है, जैसे हम मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किए, तो देखिए ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने यहां से इसको कट किया, तो ये जो आपको मिला है ये आपका क्या है, इट इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर देते हैं तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करने पे ये आपको क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ये बात हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। अब अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस से इसको कट कर दें, एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल एक्सिस पे अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ज्योग्राफिकल एक्सिस पे कट करने पे ये जो मिलता है इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। कट कर देंगे, ये जो सरफेस मिलेगी इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इसके अलावा अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस पे कट कर देते हैं तो मैग्नेटिक एक्सिस पे कट करने पे हमको जो सरफेस मिलती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की, तो देखो इन दोनों मेरिडियन के बीच एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन मीन्स सिंपली द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन and magnetic meridian of earth। magnetic meridian of earth is called magnetic declination। clear, it is called मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। सेकंड आता है आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्लियर। अब देखिए मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की अगर हम बात करेंगे, देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो आपका है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से। और ये जरूरी नहीं है कि हम डेल्टा से यूज करें, इसके लिए हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं, सिंपली ये एक एंगल है। इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब इसमें देखिए ये जो आपका एंगल आया है इसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर। एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। सेकेंड एलिमेंट की अगर हम बात करें, सेकेंड एलिमेंट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अब देखिए मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, जैसे हमने आपसे बात करी कि जब आप बात करते हो किसकी, मैग्नेट की, तो जब आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो फ्रीली सस्पेंड करने पे क्या होता है कि मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में जाके ठहरती है। क्लियर। और जब वो नॉर्थ और साउथ में ठहरती है तो एकदम से इंक्लाइंड, मतलब एकदम से हॉरिजॉन्टल नहीं होती, क्या होती है, हल्की सी इंक्लाइंड होती है, हल्की सी इंक्लाइंड होगी। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है और आपने इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, तो जब फ्रीली सस्पेंड आप करोगे तो ये इस टाइप से, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, आपने यहां से इसको बांध रखा है,
इस टाइप से आपने लटकाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, जब आप इसको लटकाओगे तो ये आपकी हमेशा कहाँ जाके ठहरेगी, ये पोल आपका नॉर्थ, ये पोल आपका साउथ। इस कंडीशन में ये देखो, इस कंडीशन में अगर आप बात करते हो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे जाके ये रुकती है। Whenever we freely suspend any magnet, then it always stays north and south by making an angle with the horizontal. That angle यानी कि ये inclined ठहरती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो एंगल बन रहा है, this angle is called magnetic inclination, या इसी को हम बोलते हैं angle of dip, angle of dip। ये जो एंगल बन रहा है, क्लियर। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या होगा, when any magnet when any magnet is suspended freely, it always stays in north and south by making an angle with horizontal. This angle is called magnetic dip. क्लियर। तो जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो फ्रीली सस्पेंड करने पे क्या होगा, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाके स्टे करेगी, दैट्स ओके। बट वो जो स्टे करेगी एकदम से हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, इट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हल्की सी इंक्लाइंड होगी। और जब ये इंक्लाइंड होगी तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। क्लियर। अब यहां पर देखिए थर्ड कंपोनेंट की अगर हम बात करें, थर्ड कंपोनेंट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हम कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां पर देखिए कि आप मान लीजिए ये अर्थ है, इस टाइप से अर्थ है, और हमने इस अर्थ को क्या किया है, कट किया हुआ है। और जब हमने इस अर्थ को कट किया, कहां से कट किया है, अगर हम कट करने की बात करें तो हमने इसको मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन से कट किया। तो जैसे मान लीजिए आपके पास तरबूज है, तरबूज को अर्थ मान लीजिए, उसका एक पीस कट करके आप बीच से निकाल लें, तो एक तरफ मान लीजिए ज्योग्राफिक एक्सिस से कट किया, एक तरफ आपने किससे किया है, एक तरफ मान लीजिए आपने मैग्नेटिक एक्सिस से कट किया। तो दोनों सरफेसेस, एक मैग्नेटिक मेरिडियन बनता है, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन बनता है। क्लियर। और उन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, ये जो एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों के बीच, ये देखो, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है, एक मैग्नेटिक। ये वाला जो सरफेस है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये दिखाई दे रहा है, और ये वाला सरफेस है मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब यहां पर देखो, हम जब अर्थ पर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमारी जो मैग्नेट होगी, वो मैग्नेट क्या होगी, कुछ इस टाइप से सस्पेंड करेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है। ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप। अब यहां पर देखो, ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये आ गई आपकी वर्टिकल डायरेक्शन, और ये आ गया आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या अर्थ का मैग्नेट कुछ ऐसा रखा। क्लियर। अब अगर हम इसमें बात करें फ्रॉम द डायग्राम, कंपोनेंट अगर हम फाइंड करें फ्रॉम डायग्राम, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी,
एच, इसकी वैल्यू क्या होगी बी ई कॉस थीटा, और यहां पे हम बात कर रहे हैं थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप। क्लियर। अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपको मालूम है बी वी इज इक्वल होगा बी ई साइन थीटा। अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स के बेस पे कैलकुलेट करना चाहें तो नाउ हम इन दोनों के बेस पे क्या कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो बी बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसमें देखिए बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बी ई स्क्वायर कॉमन, तो अगर हम यहां से बात कर दिए क्या होगा बी एच बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया बी ई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इनसे सॉल्व करते हो तो इनसे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये बचा बी ई स्क्वायर, अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो फाइनली आपको मिलने वाला है बी ई इज इक्वल अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करके फाइंड करेंगे। अब देखिए इन्हीं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट के बेस पे हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके एंगल ऑफ डिप को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ डिप की अगर बात करें तो एंगल ऑफ डिप आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर एंगल ऑफ डिप। अब देखिए एंगल ऑफ डिप के लिए अगर आप बात करते हो तो एंगल ऑफ डिप के लिए आप करिए बी बी अपॉन बी एच, बी बी अपॉन बी एच मीन्स बी ई साइन थीटा अपॉन बी ई कॉस थीटा, बी ई से बी ई कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा टेन थीटा इज इक्वल बी बी अपॉन बी एच, या अगर यहीं से आप थीटा की वैल्यू फाइंड करते हो तो इट इज इक्वल टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। क्लियर। अब यहां पर देखो ये आ गया आपका एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डिप अर्थ के अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो मैक्सिमम होता है। कैसे होता है कि अगर हम बात करें एट पोल्स पर एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। क्यों होता है उसका एक रीजन समझ लीजिए। पोल्स पर जब आप बात करते हो तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो 0 होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है मैक्सिमम। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 0 लेके चल रहे हैं दैट मींस बी एच इज इक्वल होता है आपका बी ई कॉस थीटा। तो बी ई कॉस थीटा का मतलब हो गया ये अगर आपका 0 है तो ये इट इज इक्वल बी ई कॉस थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। क्लियर। दूसरी अगर हम बात करें इक्वेटर की, एट इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर की बात करते हो तो इक्वेटर पे आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ के इक्वेटर पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 होता है। वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने का मतलब है कि बी ई साइन थीटा 0 होगा, दैट मीन्स साइन थीटा 0 होगा, दैट मीन्स थीटा जो होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। तो अगर आप एंगल ऑफ डिप की बात कर रहे हो तो एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम होता है कहां, पोल्स पर, यानी कि 90 डिग्री, और मिनिमम होता है इक्वेटर रीजन में यानी कि 0 डिग्री। इसके अलावा अलग अलग प्लेसेस पर जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे क्या होता है एंगल ऑफ डिप बढ़ता है।
क्योंकि पोल्स पर मैक्सिमम 90 डिग्री मिलेगा और इक्वेटर पर मिनिमम 0 डिग्री मिलने वाला है। तो हम इक्वेटर से पोल की तरफ जब मूव करेंगे तो उसका एंगल ऑफ डिप स्लाइटली इंक्रीज होता रहेगा। और अगर हम किसी प्लेस पे बात कर रहे हैं अर्थ पे जहां पे एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री है, तो वहां पे उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो आज हमने पढ़ा वो अर्थ के मैग्नेटिज्म का था। हमने कंप्लीट अर्थ मैग्नेटिज्म को आज इस वीडियो में पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ, जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।